नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूएनए में आपका स्वागत है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, चीजें निकल के सामने आती जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल आम जनता के सामने निकल के सामने आ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सफल है या असफल। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो 19 मार्च 2017 से इस पद के ऊपर बने हुए हैं। उनके कार्यकाल की असफलताओं पर चर्चा करने से पहले ये समझना जरूरी है कि किसी भी सरकार की सफलता या असफलता, कामयाबी या नाकामयाबी को समझने और नापने के लिए अलग अलग पहलुओं जैसे कानून व्यवस्था, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सामाजिक समानता को ध्यान में रखा जाता है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा जाता है कि कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन उनके कार्यकाल में कुछ क्षेत्रों में कमियां भी उजागर हुई हैं, जिन्हें उनकी असफलताओं के रूप में देखा जा सकता है। आइए समझते हैं कि हम 2017 से 2025 इन 8 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार को सफल मानते हैं या असफल। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों की। याद कीजिए कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में स्वास्थ्य क्षेत्र, जो एक अहम और प्रमुख मुद्दा रहा है, खास करके कोविड-19 महामारी के दौरान 2020-21 की दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की भारी कमी देखी गई, जिसकी वजह से कई मरीजों की जान चली गई। अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर की मौजूदगी का न होना स्थिति को और गंभीर बना दिया और परेशान कुन बना दिया। हालांकि सरकार ने दावा किया कि उसने हालात को संभाल लिया, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और जो इनकम्प्लीट प्रिपरेशन थी, उसने लोगों का भरोसा कम किया। मिसाल के तौर पर गोरखपुर और अन्य पूर्वांचल क्षेत्रों में बच्चों की मौतें ऑक्सीजन की कमी से हो या एंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों से चर्चा में रही, और इन समस्याओं का स्थायी समाधान उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं निकाल पाई। कहीं ना कहीं सरकार इस विषय पर फेल रही। दूसरा मुद्दा है कि कानून व्यवस्था पर सवाल। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराध और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा किया है, जिसमें एनकाउंटर और बुलडोजर नीति शामिल है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यहां से अपराधी पलायन कर रहे हैं। ये बात अलग है कि आए दिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती। पहले बड़े बड़े अपराधी घटना को अंजाम देते थे, अब हर इंसान, हर व्यक्ति, हर नौजवान जिसकी मर्जी में आए वो अपराध को अंजाम देने में लगा हुआ है। पिछले एक हफ्ते के जो वीडियोस हैं, जो होली के अवसर पर देखे जा सकते हैं कि कहीं होली ना मनाने की वजह से गोली मार दी, कहीं गले ना मिलने की वजह से गोली मार दी। अब इसको कानून व्यवस्था पर सवाल समझेंगे या कानून व्यवस्था को सुदृढ़ समझना हम कहेंगे, ये तो जनता तय करेगी। बहरहाल इस नीति की आलोचना मानवाधिकार संगठनों और विपक्षी दलों ने की, जो इसे जंगल राज का एक प्रतीक मानते हैं। कई मामलों में निर्दोष लोगों को निशाना बनाए जाने के इल्जाम भी लगे। साथ ही साथ महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे बलात्कार, घरेलू हिंसा में कमी बिल्कुल नहीं आई। हाथरस कांड जो 2020 में हुआ था, उन्नाव जैसी घटनाओं ने सरकार की संवेदनशीलता और कार्रवाई पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। इन घटनाओं में पीड़ितों को न्याय दिलाने में देरी, पुलिस की भूमिका पर सवाल, इन सब ने सरकार की छवि को खराब करने का काम किया। अभी हाल ही में खत्म हुई होली में कई जगह से आपराधिक खबरें सामने आ रही। कहीं कोई किसी को गोली मार रहा है, कहीं कोई किसी की जान ले रहा है, कोई किसी को पीट रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पूरी कोशिश के बावजूद इस मुद्दे पर भी सरकार बुरी तरह फेल नजर आई। तीसरी बात करते हैं बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों की। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक दीर्घकालिक, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और योगी सरकार इस मोर्चे पर कहीं ना कहीं परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे पाई। हालांकि सरकार ने निवेश सम्मेलन और औद्योगिक नीतियों के जरिए रोजगार का दावा तो जरूर किया, लेकिन जमीनी स्तर पर युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, यही हकीकत है। सरकारी भर्तियों में देरी हो रही है, पेपर लीक जैसे घोटाले निकल के सामने आ रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस 2023 की भर्ती का घोटाला, और भ्रष्टाचार जो है उसके आरोपों ने स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी संकट में है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में सुधार सीमित रहे हैं, लिमिटेड है, और किसानों की जो इनकम दुगनी करने का वादा था वो भी अभी तक इनकम्प्लीट नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था इसी बेरोजगारी का कारण है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज जो भी चीजें हो रही हैं कानून व्यवस्था में, वो कहीं ना कहीं उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई शामिल नजर आ रहा है तो युवा शामिल नजर आ रहा है, क्योंकि वो बेरोजगार है। चौथी बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था का पतन। एजुकेशन
फील्ड में यानी शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार की काफी आलोचना हुई। सरकारी स्कूलों की हालत बदतर होती चली गई और मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बात को माना कि ये बच्चों के पढ़ने लायक नहीं है, शिक्षकों की कमी है, बुनियादी सुविधाओं की कमी है, निजी स्कूलों पर जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है, शिक्षा के स्तर को इसने भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। जो हायर एजुकेशन है उसमें भी सुधार की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, बहुत कम है, और जो यूनिवर्सिटीज है उसमें भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं करप्शन नजर आ रहा है। प्राइवेट स्कूलों में लगातार बच्चों की फीस बढ़ती जा रही है जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल नहीं है और बहुत कष्टदायक है। डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटीज में करप्शन बढ़ता जा रहा है, बच्चे परेशान हैं, अच्छे और योग्य शिक्षक दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार इस पर भी फेल नजर आ रही है। सामाजिक ध्रुवीकरण और धार्मिक विवाद, योगी आदित्यनाथ पर अक्सर धार्मिक मामलों को प्राथमिकता देने का आरोप लगता है। कांवड़ यात्रा हो, दीपोत्सव हो, अयोध्या काशी जैसे धार्मिक आयोजन पर भारी खर्च हो, कहीं ना कहीं इससे सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ा है और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को ऊपर कहीं ना कहीं इस चीज का इल्जाम जरूर लगाया जा रहा है। अब इस पर भी गौर करें कि अल्पसंख्यक समुदायों में असुरक्षा की भावना क्यों बढ़ रही है और सांप्रदायिक तनाव की घटना जैसे मेरठ, बुलंदशहर में दंगे, सरकार की जो एकता बनाए रखने की जो नीति है, जो क्षमता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। जाहिर सी बात है सरकार इसलिए बनती है ताकि वो प्रदेश और देश का विकास कर सके। हर कार्यक्रम, हर योजना में धर्म को शामिल किया जाएगा तो फिर सरकार सरकार नहीं रहेगी, प्रदेश प्रदेश नहीं रहेगा, बल्कि ये सब एक धार्मिक क्षेत्र बन करके रह जाएंगे। क्योंकि इस चीज का ध्यान रखिए कि धार्मिक गतिविधियां जो होती है वो सामाजिक क्षेत्रों में नहीं की जाती, चाहे वो जय श्री राम का नारा हो, चाहे वो नारे तकबीर का नारा हो। ये सब मंदिर और मस्जिद में अच्छे लगते हैं, ये हर संसद के अंदर किसी भी काम में ये सब नारे वहां पे अच्छे नहीं लगते, बल्कि इन सब नारों की कहीं ना कहीं हम तौहीन करते हैं सार्वजनिक क्षेत्रों पर लगा करके। और जब तक सरकार अपनी सियासत और राजनीति में इन नारों को यानी धार्मिक चीजों को शामिल किए रहेगी, तब तक कहीं भी देश और प्रदेश में अमन और सुकून नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बुनियादी ढांचे में इनइक्वालिटी की, असमानता की। हालांकि सरकार ने सड़कों और एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डों जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश किया है, वो दावा करती है, लेकिन ये विकास मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र तक ही लिमिटेड रहा। गांव के इलाकों में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं अभी भी मौजूद नहीं है। बिजली मंत्री ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि बिजली विभाग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, जिससे जनता में कहीं ना कहीं असंतोष है। मगर सच की बात अगर की जाए तो विकास हुआ ही नहीं है, सड़कें वैसी ही पड़ी हुई है, शहरों के अंदर सड़कों की हालत खराब है। हाईवे का अपना एक महत्व अलग है और स्ट्रीट रोड का महत्व अलग है। हाईवे बनवा देने से शहर में रहने वाले जनता की समस्या हल नहीं होती, क्योंकि जनता हाईवे पे नहीं रहती, जनता शहरों में रहती है। और शहरों के अंदर जो लिंक रोड होती है उसका सही होना दुरुस्त है, लेकिन शहरों के अंदर सड़कों की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था जैसी पहले थी आज से 10 साल पहले, वैसी आज भी नजर आ रही, कोई भी चेंज नजर नहीं आता है। योगी आदित्यनाथ के लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने डेवलपमेंट के नाम पर कुछ ज्यादा तो सफलता हासिल नहीं की, बल्कि अपराधियों पर नकेल, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जो सोशल इक्वालिटी की बात थी उस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करने के बावजूद भी कमजोर साबित हुई है। और उसकी वजह यही है कि इन चीजों में धर्म का शामिल करना। इन असफलताओं के कारण नीति में कमियां नजर आई, प्राथमिकताओं का असंतुलन नजर आया, जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से निगरानी की कमी नजर आई। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके कार्यकाल की सफलताएं जितनी मीडिया द्वारा चर्चा में रही, उतनी असफलताएं भी सोशल मीडिया द्वारा लोगों के बीच असंतोष का कारण बनी। फ्यूचर में इन कमियों को दूर करना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। ये तभी मुमकिन होगा जब वो ईमानदारी से काम करे। अगर वो मुख्यमंत्री रहते हुए हर चीज में धर्म को लेकर के खड़े हो जाएंगे तो प्रदेश का विकास कभी नहीं हो सकेगा। इस बात को हमेशा याद रखिए कि अभी होली के अवसर पर जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग नेताओं के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता के समझ में आ रहा है कि किसी एक के पक्ष में ये बयान दिया जा रहा है, जबकि देश की जनता भारत की जनता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश का मंत्री हो, कहीं ना कहीं वो अपने बयान में हिंदुत्व ढूंढने की कोशिश करता है। वो
ना भारत ढूंढने की कोशिश करता है, ना हिंदुस्तान ढूंढने की कोशिश करता है, ना इंडिया ढूंढने की कोशिश करता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, ना यूनिटी ढूंढने की कोशिश करता है, ना ह्यूमैनिटी ढूंढने की कोशिश करता है, ना एकता ढूंढने की कोशिश करता है, ना अखंडता ढूंढने की कोशिश करता है, बल्कि वो ढूंढने की कोशिश करता है बवाल, लड़ाई, झगड़ा, भेदभाव, सांप्रदायिकता। इसीलिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं कि रंग खेलना हो तो घर में रहें, और ये जमीन हमारी है, वो जमीन तुम्हारी है, इनकी कब्र खोद दो, उनकी कब्र खोद दो, उन्होंने इन पे हमला किया, इन्होंने, यानी हम गड़े मुर्दे निकाल करके, गड़े मुर्दे उखाड़ करके क्या देश और प्रदेश को तरक्की दिला पाएंगे? बिल्कुल नहीं दिला पाएंगे। चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो। इस बात को एनालाइज करें बैठ करके कि आज से 10 से 11 साल पहले क्या भारत की यही स्थिति थी विदेशी मामलों में? क्या विदेशी मुल्कों से ताल्लुकात ऐसे ही थे जैसे इस वक्त हो गए? हर देश आपके खिलाफ तना बैठा हुआ है और हर देश आपकी जरा सी बात पे जवाब देने के लिए तैयार रहता है। छोटे से छोटा देश भी, जिसकी हिम्मत नहीं होती थी कि भारत के सामने सर उठाए, आज वो भी जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। क्यों तैयार खड़ा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कमजोर साबित हुए हैं। नमस्कार।